नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सत्ता का महासंग्राम, जहां छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की डुगडुगी बच चुकी है। पहले चरण की 20 सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं अब दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर दिग्गजों के दौरे भी लगातार जारी हैं। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल पहले चरण की 18 से 19 सीटों पर जीत की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश में सत्ता वापसी का दावा कर रही हैं। उधर पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण का न्योता दे रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी चुनावी घोषणाओं के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जनता दूसरे चरण में नेताओं के दावे वादों पर भरोसा करेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। इसका मतलब ये प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इस कारण से मेरे जो लोग लेखा जोखा चुनाव का रखते हैं उसके घर में छापा डालें तो ये उसकी बखलाहट है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आज फिर महादेव ऐप का जिक्र किया उन्होंने। महादेव में प्रधानमंत्री की क्या संलिप्तता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि न महादेव ऐप बंद हुआ है न एपीके बंद हुआ है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संलिप्तता क्या है? प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? फर्स्ट फेज की क्या रिपोर्ट है? फर्स्ट फेज में हम 18 से 19 सीट जीत रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान 17 नवंबर को होंगे और उससे पहले पार्टियों की ओर से एक बार फिर जो बयानबाजी है वो तेज होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, जो घोषणाएं लगातार पार्टियों की ओर से की जा रही, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इसका इफेक्ट जनता पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा, तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इन आरोपों का जनता पर क्या असर होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश मौर्य जी भाजपा से, संजय देवगन जी कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले तो संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, थोड़ा स्पष्ट करिए क्योंकि जनता काफी कंफ्यूज हो गई है। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि 20 की 20 सीटें हैं जो कांग्रेस के पास रहेंगी, उसके बाद चुनाव वाले दिन कहा गया, मतदान वाले दिन कहा गया कि 19 सीटें इस बार कांग्रेस जीत रही है। अब कहा जा रहा है कि 18 सीटें कांग्रेस जीती जा रही है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इस बार रमन सिंह हार रहे हैं अपनी सीट से, और फिर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास रहेंगी और एक सीट जो यहाँ वहां हो सकती है, और 18 पर आ चुकी है कांग्रेस। जी, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार और जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। देखिए, स्पष्ट है जो कांग्रेस कह रही है कि हम बस्तर पे पूर्ण बहुमत पे हैं। उसका कारण है छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया लोगों के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, छत्तीसगढ़ में जो विकास का एक पैमाना बढ़ाया है, उसके दम पर हम दम भर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर के 20 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, उस 20 सीटों में से देखिए ये हम 20 के 20 जीत रहे हैं, ऐसा कहते ना भी अतिशयोक्ति होगा। इसलिए 1% का हम उसमें छूट रखते हैं कि हो सकता है कहीं क्या होता है, पार्टी के जितने भी काम हैं वो काम तो जनता देख रही है, जनता उस चीज को जान भी रही है और उसका लाभ भी उठा रही है। लेकिन कहीं 1-8% ऐसा होता है जहां मान लो किसी फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कहीं पर ऐसी होती है कि व्यक्तिगत नाराजगियां हो जाती हैं, तो ऐसे कहीं मामले होंगे। इसके लिए हम एक गुंजाइश रखें कि हम 19 के 19 पार करके, लेकिन जो कंफ्यूजन की मामला पब्लिक के बीच में कहीं नहीं है, क्योंकि पब्लिक अस्वस्थ है, क्योंकि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है पिछले 5 सालों के काबू को लेकर के। इसलिए बस्तर की जो पहले प्रथम चुनाव में है उसमें कांग्रेस बहुत 19 हम बोल रहे हैं, 19 सीट तो हम लाएंगे ही, ये हमारा दावा है। हमारे अपने कामों के दम पर इस बात को कर रहे हैं हम। जी रितेश जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से डबल इंजन का सपना जो है वो भाजपा देख रही है, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो भाजपा डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, फिर 14 सीटों का दावा कैसे कर रही है बीजेपी की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ही 4 दिन पहले ट्वीट किया था, 7 तारीख के पहले, कि हम 15 सीट जीत करके आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ऐसे खोखले दावे कर रहे हैं, वो एक बार बता दें कि कौन कौन सी सीटों पर जीत के आ रहे हैं और बस्तर अंचल में कौन सा उन्होंने आदिवासी के हितों के लिए विकास किया है या राजनांदगांव कवर्धा के हितों के लिए विकास किया है। इन्होंने केवल कागजी कार्रवाई करके केवल छोड़ा है और करोड़ों रुपया उन्होंने डकारा है। तो जनता नकार चुकी है और ये वोटिंग प्रतिशत बताता है कि ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। वो एक बोलते हैं ना कि
जब लाइट बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। ये स्थिति आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ओर देखने को मिलता है। और आज जो भी एक उन्होंने दावा किया है केवल अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए किया है। रितेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं दावा किया है, आप हिसाब मांग रहे हैं 5 साल का, लेकिन पिछले 5 साल से तो कांग्रेस भी हिसाब मांग रही, पिछले 15 साल का भाजपा से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस की पूरी सरकार 5 सालों में उन्होंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता और पूरी सरकार से, अगर हम 15 साल में अगर छत्तीसगढ़ में राज किए हैं तो कहीं ना कहीं हमने अच्छा काम किया, इससे जनता ने हमें 15 साल सत्ता में बैठाया था। ठीक है, हमारे अंदर कुछ कमी रह गई होगी, 2018 में हमको सत्ता से हमको बाहर होना पड़ा, उनको मौका मिला, लेकिन सर कितनी कमी रह गई थी कि 15 साल के काम काज को 15 सीटों पे सिमट कर रह गई भाजपा? देखिए, कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि 2018 के अंदर एंटी इनकम बेसिस का बड़ा माहौल था और घोषणा पत्र उन्होंने जो लाया कांग्रेस ने, उसका बड़ा इफेक्ट हुआ, लेकिन उन घोषणा पत्रों के हिसाब से जो कुछ काम तो हुआ नहीं। 36 वादे उन्होंने किया, एक भी 36 वादों में पूरा हुआ क्या? किसानों की बात करें या फिर युवाओं की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बातें करते हमने कर्ज माफी किया है, अल्पकालीन इन्होंने कर्ज माफी किया था। उन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ जिनका HDFC, SBI या अन्य प्राइवेट बैंकों का लोन था या फिर KCC लोन था। आज भी मैं बता रहा हूं, कल मैं अपने सिंगर के क्षेत्र के गांव में था, वहां पर किसान चर्चा कर रहा है कि हमको मध्यवर्गीय और क्या बोलते हैं दीर्घकालीन जो लोन उन्होंने लिया था उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। लेकिन रितेश जी, वही तो मेरा सवाल है, आखिर जनता आपको चुनेगी क्यों? आपका विकास का मॉडल तो 2018 में नकार चुकी है जनता। देखिए, मैं बात करूंगा कि 2018 की परिस्थिति अलग थी, लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। हम 5 साल लगातार क्षेत्र में और जनता के बीच बने हुए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के हमने सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन किया है। तो उसका परिणाम है कि आज क्षेत्र की जनता हो, चाहे वो बस्तर अंचल या फिर 20 सीटों की मैं बात करूं, तो हम एक बड़े बहुमत से हम यहाँ पर चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं। और निश्चित रूप से जब 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो परिणाम हम सबके सामने रहेगा। चलिए नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी इस बार दावा कर रही कि 14 सीटें जो हैं वो इस बार जीतने जा रही है, क्या लगता है क्या किन मुद्दों को लेकर भाजपा पर भरोसा करेगी जनता, जो 14 सीटों का दावा किया जा रहा है भाजपा की ओर से? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी 2018 में किनारे लग गई थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी कि आम जनता जो है वो उनके काम से नाखुश थी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस जो है वो उनके कार्यकाल को भी कहीं कहीं पे दिक्कत है, ऐसा मानते हैं लोग। तो हो सकता है इस भरोसे पे बीजेपी सोच रही कि इस तरीके के नकारात्मक वोट इस बार आएंगे और बीजेपी जो है वो इन क्षेत्रों में बढ़त लेगी। लेकिन अमृता जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों ने बहुत ही सोच समझ के इन 20 सीट में उम्मीदवारों को उतारा है और इसमें टाइम भी लगाया है, उन्होंने चुना है। तो जहां उनको ऐसा लगता था कि उनके जनप्रतिनिधि वहां पे नहीं जीत पाएंगे, वहां उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि जनता को निराशा ना हो और सरकार की जो योजना है उस पर आगे चल के काम करें। उसी तरीके से बीजेपी ने इन क्षेत्रों में लगातार इन्हीं मुद्दों को उठाया है कि विकास जो है वो अवरुद्ध हुआ है और इसको जब वो सत्ता में आएंगे तो फिर से मौके पे अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी 20 सीटों पे चुनाव हुआ है, तो दोनों पार्टियां जो है वो पूरी ताकत लगा रही है कि अब बचे हुए जो बाकी की सीट है, जो सही मायने में ज्यादा है, 70 सीट और बचे हुए, तो उस पे किस तरीके से बढ़त हासिल करें प्रतिद्वंदी पे। लेकिन नागेंद्र जी, अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है जनता को लुभाने का, लेकिन जातिगत जनगणना का जो कार्ड इस बार कांग्रेस ने खेला है, राहुल गांधी एक बार फिर जिक्र करके गए। उन्होंने कहा है कि जैसे हमारी सरकार केंद्र में आएगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भले ही पीएम मोदी को इस पर भरोसा ना हो, भले इस पर वो पहल ना कर रहे हो, कुछ बोल ना रहे हो, उन्होंने इसके लिए शुरुआत ना की हो, लेकिन जैसे ही केंद्र में आएगी हम इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरी बात ये भी कही गई है, अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है कांग्रेस की वापस, तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी जैसे बिहार में कराई गई थी। इससे पहले भी शराबबंदी का वादा कर चुकी है कांग्रेस, आखिर जनता भरोसा क्यों करेगी? देखिए, यही तो दिक्कत है।
आम मतदाता जो है इस तरीके के जब वादे होते हैं उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन हकीकत जो है वो ये सारी चीजें जो चुनाव के समय कही जाती है वो धीरे से किनारे कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो मुद्दे हैं, और सीधी बात यह है कि जो भी पार्टी जीत के आती है वो अपनी प्राथमिकताएं जो है वो तय करती हैं, और उस शायद उनके विषय विशेषज्ञ होते हैं इस चीज में कि कौन सी चीज को हमको पहले करना है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करना चाहते हैं तो हो सकता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट अभी नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सारे सीटों पे बहुत ही उम्मीदवारों को इसी तरीके से खड़ा किया गया है ताकि वो आराम से जीत सके। और जनसंख्या का अभी जो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में जो परिस्थितियां जो बनी है, आप देखिएगा कि दोनों ही पार्टी के जो प्रतिद्वंदी हैं वो बिल्कुल बैलेंस करके उनको उतारा गया मैदान में। बिल्कुल नागेंद्र, लेकिन इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो 6% कम हुआ है पिछली बार के मुताबिक, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ सकते हैं? बेशक इससे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि वोटर कुछ नए भी आए हैं और कुछ लोगों में शायद मुझे लगता है कि वोटिंग को लेकर वो उत्साह नहीं दिखा जो होना चाहिए था, वो शायद किनारे हुए हैं और वोट उन्होंने नहीं दिया है, इसके कारण प्रतिशत कहीं घटा है। लेकिन नए वोटर्स जो है वो अपनी नई उमंग और नए तरंग के साथ आए हैं, और उनका विजन जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि वो क्या चाहते हैं ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो उनका जो मत है वो तो अब बैलेट मशीन के अंदर है। तो अब ये समझना कि वो किसको जिताना चाह रहे हैं और उनका क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं राजनीतिक दलों से, उनकी क्या समझ रही है, और ये संभवतः ये जो नए वोटर्स जो आए हैं इस बार उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। संजय जी, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी मैं। जिस तरह से जातिगत जनगणना की बार बार बात दोहराई जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्या ये शराबबंदी की तरह तो नहीं रहेगा ये वादा? देखिए, मैं शराबबंदी के विषय में भी आपको बता दूं और जो जाति जनगणना की बात है वो भी बता दूं। शराबबंदी जो है आप देख लेंगे कि शराब की बंदी की जो घोषणा कांग्रेस ने की है उस पर पहल भी है, कार्य भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उसे बंद नहीं करना चाहती है। हम शराबबंदी की तरफ बढ़े हैं। हमने जो कमेटी गठन की थी विधानसभा में, जो विधायक भी 2 भाजपा के लिए थे, शराबबंदी की बैठक के लिए 4 बार उन्हें आमंत्रित किया गया, एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि बंद हो, क्योंकि समर्थन, आप जब एक संगठन बनी है, एक विधानसभा में बैठे हैं जो चुन करके निर्वाचित होकर गए हैं, उनकी कमेटी बनती है तो कमेटी को हिस्सा लेनी चाहिए। अब दूसरी तरफ इसको देखा, धरातल में जब आने की बात हुई, धरातल में बंद करने की, आपको भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल्यता क्षेत्र है जहां पर उनको अधिकार भी दिया गया है कि वो बना करके पी सकें, ये उनके संस्कृति पे है। तो उस जगह को छोड़ दे तो बाकी जगह पे भी बहुत सारी ऐसी है जो बंद किए गए हैं। दूसरी बात, जो शराब से समाज में बुराइयां फैलती थी या महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, सरकार ने उसमें पहल करते हुए महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं चालू की ताकि किसी को भी घर में ऐसा आर्थिक परिस्थिति से जूझना ना पड़े। लेकिन संजय जी, 2018 के घोषणा पत्र में तो सीधे ही कहा गया था ना, पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। नॉर्म्स उस टाइम दिखाई नहीं दिए थे, उसके बाद आए जब शराबबंदी करने का समय आया। सुन लीजिए बात को, मैं वही कह रहा हूं, हमने जो घोषणा की है उसमें हम आज भी नहीं मुकर रहे हैं, हम करेंगे। अभी भी पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वहां से भाई एनओसी जारी करें, वहां पर आप वहां रोका जाए। आप सरकार को, अब जब जिस दिन बहुमत आ जाएगी सबकी, हम तो मांग रहे बहुमत आएगी, सरकार बंद करेगी, नहीं करेगी ऐसी मामला नहीं है, हम उसको बंद करेंगे। इसलिए हम शराबबंदी की बात। अब दूसरी जाति जनगणना की बात। जाति जनगणना भाजपा क्यों नहीं चाहती है? जाति जनगणना से क्यों डरती है? जात पात की राजनीति करने वाले भाजपा जो है, जब यहां पर छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना की बात से क्यों डर रही है, क्यों उसकी अनुमति नहीं करती? लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस ने कही है जाति जनगणना, इससे आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसकी जितनी जाति आबादी रहेगी उसके आधार पर। लेकिन संजय जी, इस बार के घोषणा पत्र में शराबबंदी का तो जिक्र नहीं किया गया, ये काम हुआ नहीं, तो आपने सोचा अब इसको रिप्लेस करके जातिगत जनगणना की बात कर देते जनता से? जी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो घोषणा में है
पहले भी किए हैं, वो घोषणा में रहेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। अभी जो लाया गया है जो जाति जनगणना का जो आवश्यकता है, देखिए किसी भी राज्य का विकास के लिए एक मॉडल जो तैयार किया जाता है, जो रोजगार से लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों को लाभ दिया जा रहा है, इसी तरह जाति जनगणना हो जाने से उसमें पता चलेगा कि कौन से वर्ग में कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सके। तो राज्य के उत्थान के लिए जो सरकार ने विचार रखी है, जो जाति जनगणना की बात कह रही है, ये तो होगा। और इसमें शराबबंदी और जाति जनगणना दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ के पूरे समाज को उठाने की बात चल रही है और एक तरफ कुछ अंश है जो शराब को लेकर के रहते हैं, तो दोनों की तुलना मत करिए। जाति जनगणना आवश्यक है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, इसके लिए कटिबद्ध हम हैं, संकल्प पत्र में लिखे हैं, हमारे भरोसे में लिखे हैं, वादा किए हैं, उसको कांग्रेस पूरा करेगी और इसको करके रहेगी। भाजपा इसकी विरोध रही है। आप पिछले इसी समय देख लीजिए, अभी जितने भी हमारे यहाँ आरक्षण की बात को लेकर के विधानसभा में तय होती है, विधानसभा में भाजपा के विधायक भी कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं पहुंच जाता है राज्य तो दिल्ली से खबर आ जाती है। 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े तो आज तक उजागर नहीं हुए। जी 2011 में भी जनगणना की गई थी, उसके आंकड़े तो आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो आर्थिक जनगणना थी। आर्थिक जनगणना के हिसाब से ये भाजपा का शासनकाल था उस समय, लेकिन फिर भी उस समय जो हुए थे, आज देख लीजिए कहीं भी इनको सर 2011 में भाजपा का शासनकाल था, छत्तीसगढ़ में नहीं था जी मैडम। सर मैं तो केंद्र की बात कर रही हूँ। मैं उसी को बोल रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ आपको मैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की शासन थी, फिर भी जो आर्थिक जनगणना हुई उसका लाभ कैसे नहीं मिल रहा है लोगों को। आज देखिए निराश्रित बनाना होगा, राशन कार्ड बनाना होगा, जिनको 1 रुपए किलो का चावल का राशन कार्ड बनाना होगा उसके लिए वो आर्थिक जनगणना काम आ रही है। आज भी लोग उसके प्रमाण लेकर के जाते हैं। आप किसी भी निकाय में जाकर के देखिए, जिनको भी इनका लाभ ले रहे हैं उनका नागेंद्र जी, लाभ मिल रहा है उनको। 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसके बाद कभी उसके जो आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं किए गए और अब जातिगत जनगणना की बात छेड़ दी गई है। ये एक नया सिगुफा ही कहा जा सकता है इसको, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसका कोई खास औचित्य है। खास तौर पे आर्थिक जनगणना फिर भी मुझे लगता है कि हर वर्ग को बांट के कि भाई जो सबसे पिछड़े हैं, जिनको पैसे नहीं है, जिनके पास, उनको हम स्वावलंबी बनाएं, उनकी आर्थिक स्तर को ऊंचा करें। लेकिन जातिगत जनगणना जब की जाएगी तो मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा थोड़ी सी तकलीफ पैदा होगी और मुझे लगता है कि इसमें प्रतिनिधित्व का भी बड़ा विवाद खड़ा होते जाएगा सारे विधानसभा क्षेत्रों में कि किस तरीके से कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, किस तरीके से लोगों को सहायता की जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि थोड़ा सा ये विवाद का विषय बन सकता है। ठीक है नागेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। रितेश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि जो इनकी पार्टी ने एक 3 बातें हैं। एक जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, आपने देखा है कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुआ, किस प्रकार से वहां पर वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया। जो सबसे बड़े बाहुल्य है वो दूसरे अपने छोटे ऐसे की जनसंख्या कम है उनको दबाने का प्रयास होता है और सरकार ऐसे बहुसंख्यक लोगों को वोट बैंक की तरह तैयार करती है। तो मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ कई देश में मेरा एक मत है कि जातिगत जनगणना की जगह पर आर्थिक जनगणना होना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो गरीब या अमीर या मध्यम वर्गीय। जी संजय जी, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं और आदरणीय हमारे वरिष्ठ जो बात को कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा उसमें आर्थिक जनगणना से किसी प्रकार से कहीं नुकसान नहीं। आज देख लीजिए, आज की तारीख पे क्या वोट बैंक के लिए भाजपा भी नहीं कर रही है कि यहाँ इस जाति के लोग चाहते हैं इनको टिकट दिया जाए, या वहां पर इस जाति के लोग चाहते हैं। एक जाति को लेकर के राजनीतिक पे भी कोई प्रभाव नहीं। ये आर्थिक जनगणना देख लीजिए, जैसे हम सर्वे जो कर लेते हैं, आर्थिक रूप से जो जनगणना किया गया था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, तो एक क्या है, एक स्केल पे है। लेकिन जाति वर्ग का जो जनगणना हो रहा है अभी, तो जातिगत जनगणना जब होगी तो कौन से जाति में कितने, अब देख लीजिए जैसे ओबीसी में बहुत सारे लोग हैं जो अरबपति भी, करोड़पति भी हैं, वही कमजोर लोग भी हैं। तो जो निचले तबके के जो लोग होते हैं उनको लाभांश नहीं मिल पाता। कारण ये रहता है कि उनके में पहुंच या जानकारी की अभाव हो जाती है। लेकिन जिस दिन ये जाति जनगणना हो जाएगी
तो किसी भी समाज में निचले स्तर के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छी सोच से लेकर के चलना चाहिए। इसको किसी प्रकार से लोगों को या वोट बैंक की बात को जो कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं कि इसमें कोई लाभांश नहीं होगा, आर्थिक जनगणना होना चाहिए, तो आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाने के लिए इनको किया जा रहा है। और सीधी सी बात है, जहां पर जिनकी आबादी जैसे रहेगी उसके अंदर एक लेवल भी रहेगा, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड स्टेप का स्टेप होता है, तो जो निचले स्तर पे उसको रोजगार, उसको शासन जो मुहैया कराती है कि गरीबी रेखा से नीचे या फिर जो कमजोर आय 3 लाख से नीचे या 8 लाख से नीचे एक क्राइटेरिया बनी है ना, तो एक समाज के अंदर समाज को सुधार के लिए जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिसके लिए कांग्रेस ने प्रयास किया और संकल्प में हमारे लिखाया हुआ है। सरकार बनते ही उसमें कार्य शुरू किए जाएंगे और देखिएगा आने वाले भविष्य में इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को होगा, इसका नुकसान कहीं पर भी नहीं है। जी रितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात की जा रही कांग्रेस की ओर से, लेकिन अगर आपके घोषणा पत्र की बात की जाए तो मोदी की गारंटी पर बात की गई है। यहाँ पर सीएम फेस को लेकर भी अभी तक उजागर नहीं किया गया और मोदी जी सबको आमंत्रित करके आ गए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में सब शामिल होइएगा। जी बिल्कुल, हमने घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम दिया, मोदी जी की गारंटी। आपने देखा हमारे संकल्प पत्र में 20 बिंदुओं पर हमने संकल्प पत्र लाया है, जिसमें किसानों को 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव से हम खरीदेंगे। और हमने संकल्प पत्र में भी दिया है किसानों को, हमारे जो शासनकाल में 2013 से 2018 के बीच में 2 साल का जो बकाया बोनस है, हमारी सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को पहला काम हम करेंगे कि सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र से आपके घोषणा पत्र में अलग क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र से आपके घोषणा पत्र में क्या अलग है, आपके संकल्प पत्र में क्या अलग है? बहुत अलग है, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में किसानों को जो वादा किया ये किस्तों में देते हैं, किसान भी जानते हैं। हमने सर, वो तो कर्ज माफी का भी वादा कर रहे हैं। हम एक पुश्त में पैसा देंगे, आप संकल्प पत्र पढ़े होंगे तो हमने एक पुश्त में पैसा देंगे कहा है, और 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, और प्रत्येक वैवाहिक महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया हम देंगे, चाहे वो एक घर में अगर 2 बहू है और सास है तो हम तीनों को हम पैसा देंगे पूरे 5 साल तक। हमने ये वादा किया है। युवाओं को उद्योग के लिए भी हमने वादा किया है। चलिए रितेश जी, वादे तो पहले भी बहुत किए गए हैं, घर घर जाके शराबबंदी का भी वादा किया गया आपकी पार्टी की ओर से, लेकिन जब घोषणा पत्र का समय आया, संकल्प पत्र का समय आया, तभी ये वादा उस संकल्प पत्र में नजर नहीं आया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से पहले चरण के बाद अब जो दावे और वादे हैं वो एक बार फिर दोहराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। चाहे जातिगत जनगणना की बात की जाए, ये तमाम जो वादे हैं बीजेपी की ओर से भी किए जा रहे हैं। गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को जो वादा किया गया अगले 5 साल तक दिया जाएगा, उसे भी राजनीति देखने को मिल रही। लेकिन समय बताएगा कि आखिर इन वादों पर, इन घोषणा पत्रों पर, इन संकल्प पत्र पर कितना भरोसा है जो जनता करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर जन जन तक पहुंच रही है और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी घोषणा पत्र ले लेकर पहुंची है जन जन तक। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो जनता है वो किस पर आने वाले वक्त पर भरोसा जताती है, क्योंकि दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं जीत के, और पार्टी किस पर भरोसा करेगी जनता, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।